हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिट 4 का पार्ट 3 जिसमें हम कवर करने वाले हैं कॉपीराइट का पूरा टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग इसी वीडियो में पूरा कॉपीराइट को कवर करेंगे। तो देखते हैं द मीनिंग ऑफ इट कॉपीराइट एंड इट्स ओनरशिप। सो कॉपीराइट क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट वीडियो में इस यूनिट की कि कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट एक ऐसा लीगल राइट होता है जो कि ऑथर्स या फिर जो भी उस चीज का इन्वेंटर है, जो भी जिसने भी उस चीज को बनाया है या फिर ओरिजिनेट किया है, उसके पास ये राइट होता है कि वो अपने वर्क को प्रोटेक्ट कर सके और उसके पास बेसिकली ये हक होता है कि वो डिसाइड करे कि उसका जो वर्क है वो कोई दूसरा पर्सन यूज कर सकता है, कोई दूसरा पर्सन कॉपी कर सकता है कि नहीं। मतलब उसी के पास पूरा राइट होता है जिसको हम लोग कॉपीराइट बोलते हैं। अब ये कॉपीराइट इसको क्यों बोलते हैं हम लोग आगे देखेंगे। सो द कॉपीराइट इज अ लीगल राइट दैट गिव क्रिएटर्स एंड ऑथर्स कंट्रोल ओवर देयर ओरिजिनल क्रिएशंस लाइक। अब ये क्या हो सकती हैं, ये बुक्स हो सकती हैं, म्यूजिक हो सकता है, आर्ट हो सकती है या फिर मूवीज हो सकती हैं। ठीक है, सो इट मीन्स दैट दे हैव द राइट टू डिसाइड हाउ देयर वर्क इज यूज्ड, कॉपीड एंड शेयर्ड बाय अदर्स। जैसे मैंने बताया भी था कि अगर आप एक ऑथर हो, है ना, एग्जाम्पल लो कि अगर आप एक ऑथर हो और अगर आपने कोई बुक लिखी है या फिर कोई पोएम लिखी है, तो उस केस में उस पोएम या उस बुक का कॉपीराइट आपके पास होगा और आप डिसाइड करोगे कि आपका जो पर्टिकुलर बुक है, उसमें जो चीजें हैं, उसमें जो चैप्टर्स हैं, उसमें जो पोएम्स हैं, वो कौन पर्सन यूज कर सकता है, कौन नहीं यूज कर सकता है, कोई पर्सन उसको कॉपी कर सकता है कि नहीं, दूसरे पर्सन उसको शेयर कर सकते हैं कि नहीं। ये पर्टिकुलर ये पूरा राइट जो होता है डिसीजन लेने का, वो मेरे ओनर के पास होता है। ठीक है, सो कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स देयर क्रिएटिव एफर्ट्स। अब किसके क्रिएटिव एफर्ट्स, जो मेरे क्रिएटर हैं उनके जो भी एफर्ट्स उन्होंने लगाए हैं उस पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क को क्रिएट करने में, एंड अलाउज देम टू अर्न मनी फ्रॉम देयर वर्क बाय ग्रांटिंग देम एक्सक्लूसिव राइट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ से वो अपना पैसा भी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, एज ए जनरल रूल द इनिशियल ओनर ऑफ द कॉपीराइट इज द पर्सन हु डज द क्रिएटिव वर्क। तो कॉपीराइट का जो इनिशियल ओनर होता है वो कौन होता है, वो मेरे, अगर हम देखें तो वो मेरा जिसने भी बनाया है वो होता है। लेकिन ये जनरल रूल है, अभी हम लोग आगे भी देखेंगे कि बहुत से ऐसे केस होते हैं, जैसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का केस है, तो उस केस में अगर एम्प्लॉय ने कोई ऐसी चीज क्रिएट करी है अपने ऑफिस के अंदर, सपोज करो कि आप एक एम्प्लॉय हो किसी कंपनी के और आपने एक ऐसा इन्वेंशन क्रिएट किया है, आपने कोई ऐसा वर्क क्रिएट किया है, या फिर आपने कोई ऐसा, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ठीक है, एग्जांपल लो कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कंपनी के ऑफिस के अंदर ही, कंपनी के लैपटॉप्स को यूज करके, तो उस केस पे उसका जो कॉपीराइट होगा वो आपके पास नहीं होगा, वो कॉपीराइट उस एम्प्लॉयर के पास होगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि जनरल रूल में कॉपीराइट होता है उस ओनर के पास, लेकिन कुछ केस में ये जो कॉपीराइट है ये किसी और पर्सन के पास भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया भी कि अगर आपने कोई बुक लिखी है या फिर आपने कोई पिक्चर ली है, कोई फोटोग्राफ ली है, तो कॉपीराइट ओनर कौन हुए, आप हुए। ठीक है, और इस केस मैंने बताया भी कि एम्प्लॉयर भी जो है वो भी मेरे कॉपीराइट, वो भी ओनर बन सकते हैं। सो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, एक अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन एक दो नंबर में पूछ लें पेपर में तो। सो कॉपीराइट इज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो मैंने बता भी चुकी हूँ पहले वाले वीडियो में कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के अंदर एक कॉपीराइट भी था, तो वही है ये कॉपीराइट। सो विच इज ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड टू द ऑथर और द क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल वर्क which gives them the exclusive right to reproduce and distribute the copyrighted work। तो बेसिकली एक ऐसा एक्सक्लूसिव राइट होता है, जैसे पेटेंट का भी जो राइट है, पेटेंट में भी जो राइट्स होते थे वो पेटेंट ओनर के पास कुछ एक्सक्लूसिव राइट होते थे, उसी तरह से जो कॉपीराइट है वो भी उस ऑथर के पास या फिर उस क्रिएटर के पास एक ऐसा एक्सक्लूसिव राइट होता है जिससे वो डिसाइड कर सके कि कैसे उसके जो भी काम है, जो भी वर्क है, उसकी कॉपीज बन सके, कैसे वो वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन लोग उसको यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, अब कौन कौन से वर्क होते हैं, एक तो मैंने बता दिया ऑथर के केस में, या फिर आपने कोई फोटोग्राफ ली है वो। इसके अलावा कोई लिटरेरी वर्क, वही चीज अगर आपने कोई चीज लिखी है तो वो हो गया, या फिर आपने कोई ड्रामेटिक वर्क किया है तो वो भी कॉपीराइट होता है उस क्रिएटर के पास। म्यूजिकल वर्क्स, जैसे किसी ने कोई गाना बनाया, जैसे मैंने बताया भी था पहले वीडियो में कि कोई लिरिसिस्ट है, अगर उसने कोई लिरिक्स लिखी है, ठीक है, तो उसका कॉपीराइट सिर्फ उस लिरिसिस्ट के पास होगा, किसी और के पास नहीं होगा। अगर कोई पर्सन बाय चांस उस लिरिक्स को यूज करना चाहता है तो उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा उस बेसिकली उस कॉपीराइट के ओनर से। ठीक है,
उसके साथ साथ आर्टिस्टिक वर्क, जैसे किसी पेंटर का एग्जांपल ले लो कि पेंटर ने कोई पेंटिंग बनाई, तो वहां केस में भी कॉपीराइट का ओनर कौन हुआ? पेंटर हुए। उसके साथ साथ सिनेमैटोग्राफ वर्क्स और साउंड रिकॉर्डिंग, तो ये सारी चीजें मेरी कॉपीराइट वर्क्स के अंदर आती हैं, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें मेरी कॉपीराइट में आ जाती हैं। ठीक है, फिर लिखा है कि प्रोटेक्ट्स टू टाइप्स ऑफ राइट। तो कॉपीराइट जो होते हैं वो जो भी पर्सन है, जो भी क्रिएटर है, उसके दो तरह के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अब ये राइट क्या है? ये राइट है मेरे इकोनॉमिक राइट, मतलब मनी रिलेटेड राइट, और दूसरे हैं मेरे मॉरल राइट्स। तो इकोनॉमिक राइट्स क्या है? which allow the owner to derive financial reward from the use of their work by others। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने बताया था कि जो अगर आपने कोई वर्क करा है, अगर आपने कोई क्रिएटिव वर्क बेसिकली इंट्रोड्यूस किया है, उसको इन्वेंट किया है, तो उस केस में जो ओनर है उसको इकोनॉमिक राइट्स बेसिकली मेरा कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है। सपोज करो कि आपने कोई सॉन्ग बनाया, ठीक है, आपने उसकी लिरिक्स लिखी हैं, तो वो सॉन्ग तो चल गया, लेकिन कोई दूसरा पर्सन जो है वो उस लिरिक्स को यूज करना चाहता है और उसका कॉपीराइट आपके पास है, तो उस केस में आप फाइनेंशियल रिवॉर्ड ले सकते हो, अपनी इकोनॉमिक बेसिकली सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हो, आप उनसे मनी ले सकते हो और वहां पर आप अपना वर्क उनको बोल सकते हो कि आप मेरा वर्क यूज कर सकते हो, और इससे उनको भी फायदा होगा। उनको क्या फायदा होगा? उनको फायदा होगा कि उनका भी वहां से फायदा है और हमारा भी फायदा है फाइनेंशियल एस्पेक्ट में। तो पहला राइट कॉपीराइट क्या प्रोटेक्ट करता है? पहला आपका इकोनॉमिक राइट प्रोटेक्ट करता है, आपका जो वर्क है उसको पब्लिक नहीं करने देता है कि कोई भी उसको यूज करे, आपके पास वो राइट होता है कि आप दूसरों को वो दे सकते हो, तो दो, और किसके बेसिस पे दो? फाइनेंशियल रिवॉर्ड पे। ठीक है, दूसरा होता है मेरा मॉरल राइट्स, मेरे कॉपीराइट प्रोटेक्ट करते हैं। सो विच अलाउ द ओनर ऑफ द ओरिजिनल वर्क टू टेक सर्टेन एक्शंस टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट देयर वर्क। तो मॉरल राइट्स क्या हो गए? ऐसे राइट जो पेटेंट के जो कॉपीराइट के ओनर को मिलते हैं कि वो अपना जो वर्क है उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसको बचा सके, ताकि कोई दूसरा पर्सन उसको यूज ना कर सके। ठीक है, अब जैसे मैंने पेटेंट में बताया था कि हर साल आपको पेटेंट को रिन्यू करवाना पड़ता है एक एनुअल फीस पे करके, उसी तरह से टर्म ऑफ कॉपीराइट क्या होता है? So copyright protection is granted to the author for a limited period, that is life of author plus 60 years। तो जितना उसका बेसिकली जो भी ऑथर है, जहाँ पर एग्जाम्पल ऑथर का लिया गया है, ऑथर नहीं, यहाँ पर क्रिएटर भी बोल सकते हो, तो जो भी क्रिएटर होगा उस वर्क का, उसको कॉपीराइट प्रोटेक्शन कब तक मिलती है? तो जितनी भी उस क्रिएटर की लाइफ होगी वो प्लस कुछ 60 ईयर्स, उसके बाद उसका वर्क कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, अब कॉपीराइट की इंपॉर्टेंस क्या है? वैसे तो हम लोग को इंपॉर्टेंस पता चल गई है कि आपका जो भी वर्क है वो कोई दूसरा यूज ना कर सके, और आपको इकोनॉमिक लेवल पे भी थोड़ा सा फायदा हो, क्योंकि आपने भी उस चीज को इन्वेंट करने के लिए, उस चीज को बनाने के लिए मेहनत की है, तो आपको भी वहां से रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो ये तो मेरी इंपॉर्टेंस है। अब इसमें पॉइंट्स वाइज देखते हैं। सो इट गिव्स एक्सक्लूसिव राइट्स टू द ओनर ऑफ द ओरिजिनल वर्क टू रिप्रोड्यूस, डुप्लीकेट, ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट द वर्क। तो यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव राइट ओनर को मिलता है कि वो अपना वर्क कैसे रिप्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, कैसे डुप्लीकेट करना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं, किस मॉनेटरी बेनिफिट के थ्रू देना चाहते हैं, कैसे उनको इकोनॉमिक रिवॉर्ड चाहिए, वो सब मेरे ओनर के पास ये राइट होता है। नेक्स्ट है मेरा, अब ओनर चाहे तो यहाँ पर ना भी किसी को दे, वो उनकी मर्जी है। सो द ओनर कैन प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ द ओरिजिनल वर्क एंड कैन टेक लीगल एक्शन इफ इन्फ्रिंजमेंट टेक प्लेस। तो हम लोग अभी आगे देखेंगे भी कि कॉपीराइट, जैसे हम पेटेंट का इन्फ्रिंजमेंट देख रहे थे, उसी तरह से कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में बहुत सारे एक्ट्स आते हैं, बहुत सी चीजें आती हैं कि अगर आपने कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट किया तो क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट लिए जा सकते हैं। और इससे क्या होगा, जो ओनर है, जैसे आपने कोई चीज सपोज करो बनाई है जो लोगों के वेलफेयर के लिए है, लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो उस चीज को मिसयूज करके लोगों को हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में आप उस पर्सन के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद है, जैसे मैंने बताया भी था, इकोनॉमिक, अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए तो वहां पर भी आप यूज कर सकते हो। तो द ओनर हैज सोल राइट टू गेट मॉनेटरी बेनिफिट्स फ्रॉम देयर वर्क। तो अगर आपने मेहनत की है उस चीज को बनाने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वहां से मॉनेटरी बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा, इंकरेजेस सोसाइटी फॉर क्रिएटिविटी एज ओनर्स एंजॉय द बेनिफिट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर क्रिएटिव वर्क।
और इससे क्या होगा, जो भी मेरे लोग हैं उनमें क्रिएटिविटी की जागरूकता बढ़ेगी, उनको इंकरेज करेगा ये कॉपीराइट का जो पूरी चीज है, ताकि जो भी लोग हैं वो अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सके और कुछ क्रिएटिव वर्क को क्रिएट कर सके। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई क्रिएटिव वर्क बनाया है तो आपको दिन भर यही डर लगा रहेगा कि कहीं कोई और ना चुरा ले इसको, कहीं कोई और ना यूज कर ले, मेरी मेहनत बेकार ना चली जाए। तो उस केस में कॉपीराइट का जो चीज है ये बहुत यूजफुल है, ये लोगों को इनकरेज करती है और उनको एक सेटिस्फैक्शन देती है कि उनका जो वर्क है उसको बेसिकली उसको पूछा जाएगा, लोग उसको रिस्पेक्ट करेंगे, साथ ही साथ उनको एक्सक्लूसिव राइट्स मिलेंगे कि कैसे उनका पर्टिकुलर चीज को यूज कर सकते हैं लोग। ठीक है, तो ये मेरी इंपॉर्टेंस हो गई मेरी कॉपीराइट की। फिर आता है मेरा कुछ चीजें कॉपीराइट से रिलेटेड, जिसमें पहला है ओनर्स होल्ड स्पेसिफिक राइट बट नॉट ऑल राइट्स। तो जो भी ओनर्स होते हैं, जो भी कॉपीराइट ओनर है, उनके पास कुछ स्पेसिफिक राइट्स होते हैं जिनको हम लोग एक्सक्लूसिव राइट्स बोल रहे हैं। सारे राइट मेरे ओनर के पास भी नहीं होते हैं। जैसे कि The law grants to owners a set of specified rights, reproduction of work। जैसे कि अब ये राइट्स क्या हो गए कि उनका वर्क कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे दोबारा बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीज, किनको कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मेकिंग ऑफ डेरिवेटिव वर्क्स एंड पब्लिक परफॉर्मेंस एंड डिस्प्ले ऑफ वर्क। तो कैसे उनका काम बेसिकली लोगों में डिस्प्ले किया जाएगा, कैसे उनकी चीज रिप्रोड्यूस होगी, कौन कौन उसको यूज कर सकता है, उसकी कॉपी किसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ये सारे राइट मेरे लॉ ने ग्रांट कर रखे हैं कॉपीराइट के ओनर को। ठीक है, सम आर्टवर्क हैव मॉरल राइट्स, जो मैंने पीछे बताया भी था, रिगार्डिंग द नेम ऑफ द आर्टिस्ट ऑन द वर्क और प्रिवेंटिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ सम वर्क। ओनर्स में ऑल्सो हैव राइट टू प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम सर्कमवेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोटेक्शन सिस्टम दैट कंट्रोल एक्सेस टू द वर्क। तो यहाँ पर ओनर के पास वो भी राइट होता है कि वो कुछ ऐसे प्रोटेक्शन स्कीम्स लगाए ताकि जो उनका वर्क है वो कोई दूसरा एक्सप्लॉइट ना कर सके। ठीक है, तो कुछ राइट्स ओनर के पास होते हैं और कुछ राइट मेरे नहीं भी होते हैं। ठीक है, फिर है मेरा ऑथर इज द कॉपीराइट ओनर। तो ये तो हमें पता ही है, हम पहले से भी पढ़ रहे हैं फर्स्ट वीडियो से कि कॉपीराइट का ओनर कौन होगा, जो मेरा ऑथर है या फिर जो क्रिएटर है। सो एज अ जनरल रूल द इनिशियल ऑथर ऑफ द ओनर ऑफ द कॉपीराइट इज द पर्सन हु डज द क्रिएटिव वर्क। तो जिसने क्रिएटिव वर्क किया, जिसने वो चीज बनाई, जिसने वो चीज इन्वेंट करी, वो मेरा कॉपीराइट का ओनर हो गया। सो इफ यू रोट द बुक और टुक द फोटोग्राफ, यू आर द कॉपीराइट ओनर, जो हमने पीछे भी देखा था। ठीक है, तो इसमें तो कुछ नया है ही नहीं। नेक्स्ट है मेरा, जो मैंने बताया था कि ये याद रखना, एम्प्लॉयर में भी कॉपीराइट ओनर। यहाँ पर वो पीछे क्या लिखा था, पीछे लिखा था ऑथर इज द कॉपीराइट ओनर। तो यहाँ पर 100% श्योरिटी है कि जो ऑथर है वही कॉपीराइट ओनर होगा। लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयर में भी लिखा है, देखो मे बी का क्या मतलब है, एक पॉसिबिलिटी है कि एम्प्लॉयर हो भी सकता है कॉपीराइट ओनर, नहीं भी हो सकता है, जो मैंने पहले भी एग्जांपल बताया था। तो इफ यू क्रिएटेड द वर्क एज एन एम्प्लॉय एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, द वर्क मे बी अ वर्क मेड फॉर हायर। In that event, the copyright owner is the employer, not the employee is the employer। जैसे कि देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है कि इफ यू आर एन एम्प्लॉय एंड योर जॉब इज टू क्रिएट सॉफ्टवेयर कोड, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया भी था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप, और अगर आपने कोई ऐसा कोड बनाया है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है, तो उस केस में उस सॉफ्टवेयर का जो सोल राइट होगा, जो उसका कॉपीराइट ओनर होगा, वो मेरा एम्प्लॉयर होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो होता है वो एम्प्लॉयर ही होता है, एम्प्लॉय को वो कॉपीराइट ओनरशिप नहीं मिलती है। ठीक है, क्योंकि आपने वो चीज कब बनाई है, वो चीज कब क्रिएट की है, अपने एम्प्लॉयमेंट के स्कोप में, उनके ऑफिस के अंदर की है, इसीलिए यहाँ पर ये जो कॉपीराइट ओनर होगा वो मेरा एम्प्लॉयर होता है, ना कि एम्प्लॉय। ठीक है, अब मैंने पीछे ही बताया था कि कॉपीराइट ट्रांसफर भी हो सकते हैं, कॉपीराइट एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर भी हो सकते हैं। सो द लॉ मे मेक यू और योर एम्प्लॉयर द कॉपीराइट ओनर, बट द लॉ ऑल्सो अलाउज द ओनर टू ट्रांसफर द कॉपीराइट विद अ रिटन अनसाइंड इंस्ट्रूमेंट। योर एम्प्लॉयर कैन गिव यू द कॉपीराइट। तो अगर आपका एम्प्लॉयर अच्छा है, वो आपको ये चीज बेसिकली आपको राइट देना चाहता है कि आपका जो वर्क है वो आप ही तक रहे। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर करना चाहें तो एम्प्लॉयर कर सकते हैं कि अगर आपने कोई ऐसा वर्क बनाया है और वो एम्प्लॉयर को बिलोंग कर रहा है, उसका कॉपीराइट ओनर एम्प्लॉयर है, तो उस केस में जो एम्प्लॉयर है वो लॉ में ऐसा बताया गया है कि वो एम्प्लॉयर उस कॉपीराइट को, ओनरशिप को आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे ट्रांसफर करेंगे, उनको एक रिटन और साइन डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, और उस केस में जो
एम्प्लॉयर के पास कॉपीराइट ओनरशिप होगी वो एम्प्लॉय को मिल जाएगी। सो इन द एकेडमिक सेटिंग वी आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टू ट्रांसफर कॉपीराइट इन आवर बुक्स एंड आर्टिकल्स टू पब्लिशर। द एबिलिटी टू ट्रांसफर और रिटेन आवर कॉपीराइट इज एन अपॉर्चुनिटी टू बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ आवर इंटेलेक्चुअल वर्क। तो यहाँ पर जो ट्रांसफर करना है, बेसिकली मुझे भी ऐसा लगता है कि जो ट्रांसफर करना है कॉपीराइट वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिसने वो चीज बनाई, जिसने वो चीज क्रिएट करी, ठीक है, वो चीज उसी को मिलनी चाहिए, उसकी ओनरशिप उसी पर्सन को मिलनी चाहिए, ना कि एम्प्लॉयर को। तो अगर एम्प्लॉयर चाहते हैं तो वहां पर वो भी इस कॉपीराइट को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा कॉपीराइट ओनर्स में अलाउ पब्लिक यूजेस। अब जैसे मैंने बताया कि या तो आप चाह सकते हो कि आपका जो वर्क रहे वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, उसको कोई यूज ना कर सके। अगर आप उसको यूज कराना चाहते हो तो वहां से आप मॉनेटरी बेनिफिट भी ले सकते हो, या फिर आप अपने जो भी चीज है उसको पब्लिक यूज में रख दो कि कोई भी उसको यूज कर सकता है। सो अ कॉपीराइट ओनर मे ग्रांट राइट टू द पब्लिक टू यूज अ प्रोटेक्टेड वर्क। दैट ग्रांट कुड बी अ सिंपल स्टेटमेंट ऑन द वर्क एक्सप्लेनिंग द अलाउड यूजेस, or it may be a selection of a Creative Commons license. Similarly, the movement to make work open access or open source is a choice by the owner of right to make work available to the public. तो बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी होता है, जिसमें क्या होता है कि जो लोग वर्क करते हैं, जो भी चीज बनाते हैं, वो ओपन सोर्स में अवेलेबल करवा देते हैं ताकि लोग आए। जैसे मैं कोड का भी एग्जांपल हूँ, किसी ने कोई पर्टिकुलर कोड बनाया, ठीक है, और उसने वो कोड ओपन सोर्स कर दिया, ओपन एक्सेस कर दिया, तो उस केस में जो दूसरे डेवलपर्स होंगे, जो दूसरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे, वहां पर वो उस कोड को पढ़ के हेल्प भी ले सकते हैं, साथ ही साथ वो उस कोड में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये मेरा ओपन सोर्स का पूरी चीज होती है। तो कॉपीराइट जो ओनर्स हैं वो ये पब्लिक यूजेस के लिए भी अपनी जो भी वर्क है उसको ओपन रख सकते हैं, और वहां पर बेसिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपका जो वर्क है वो किस किस एस्पेक्ट में लोग यूज कर सकते हैं और कैसे कैसे उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉपीराइट ओनरशिप क्रिएटेड बाय स्टाफ एंड स्टूडेंट। अब कॉपीराइट जो ओनरशिप है वो कैसे कैसे करेगी अगर जो भी आइटम है, जो भी मटेरियल है, वो किसी स्टाफ मेंबर ने या फिर बच्चों ने बनाया, स्टूडेंट्स ने बनाया, ठीक है। तो देखते हैं। सो मटेरियल्स कैन हैव मल्टीपल कॉपीराइट ओनर, दे विल all have equal rights in the material unless there is an agreement in place. There may be more than one copyright owner in certain types of work where there are layers of copyright. फॉर एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि एक पर्टिकुलर मटेरियल, एक पर्टिकुलर ऐसी चीज के मल्टीपल ओनर्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो जो पर्टिकुलर चीज है वो किसी एक पर्सन ने बनाई हो। अगर वो चीज मल्टीपल लोगों ने बनाई है तो वो जो भी मटेरियल होगा, जो भी चीज होगी, उसके मल्टीपल कॉपीराइट ओनर होंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक को ही मिलेगा, सबको ये जो कॉपीराइट ओनरशिप है वो मिलती है। और इसका एग्जाम्पल क्या लिखा गया है, जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल इन फिल्म्स, जैसे पिक्चर्स में क्या होता है, कॉपीराइट इन द साउंड ट्रैक, स्क्रीन प्ले एंड फिल्म इटसेल्फ मे बी ओन्ड सेपरेटली। इफ द क्रिएटर और कॉपीराइट ओनर डाइज, कॉपीराइट पासेस टू द स्टेट और अ नॉमिनी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर फिल्म्स का एग्जाम्पल लिया गया है कि सपोज करो कि फिल्म्स में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि लेयर्स ऑफ कॉपीराइट, तो लेयर्स ऑफ कॉपीराइट का क्या मतलब है, लेयर्स ऑफ कॉपीराइट का मतलब है कि किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए जो अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे कि पिक्चर का एग्जांपल यहाँ पर लिखाया गया है कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट साउंड डील कर रहा होगा, सॉन्ग्स डील कर रहा होगा, कोई स्क्रीन प्ले डील कर रहा होगा, कोई लोगों के कॉस्ट्यूम डील कर रहा होगा, कोई मेकअप डील कर रहा होगा, अलग अलग चीजें है ना पिक्चर के अंदर, फिल्म के अंदर। तो वहां पर जो पर्टिकुलर लेयर्स होंगे, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होंगे, उन सबके कॉपीराइट अलग अलग होंगे, उन सबके कॉपीराइट ओनर अलग अलग होंगे। और अगर किसी केस में जो कॉपीराइट ओनर है या फिर जो क्रिएटर है वो मर जाता है, तो उस केस में जो कॉपीराइट है वो नॉमिनी को पास हो जाता है, ठीक है। Where the copyright owner or the creator cannot be identified, the work, ठीक है, orphan work। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि जहां पर ऐसे केसेस में जहां पर उस पर्टिकुलर वर्क का कोई भी कॉपीराइट ओनर लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, नहीं पता लगा पाते हैं, तो उस केस में जो वो काम है वो पब्लिक वर्क जो है वो पब्लिक एक्सेस में वो बेसिकली ओपन हो जाता है, और उसको हम लोग ऑर्फन्ड वर्क कहते हैं, ठीक है। ऑर्फन वर्क क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसका कोई ओनर नहीं है, कोई इसका कॉपीराइट ओनर नहीं है जो उसकी चीजों को प्रोटेक्ट करके रख सके, ठीक है। फिर है ऑर्फन वर्क कैन स्टिल बी यूज एज परमिटेड अंडर कॉपीराइट, बट इफ यू नीड टू सीक परमिशन कॉन्टैक्ट द कॉपीराइट ऑफिस। तो यहाँ पर आप भी जो भी चीजें हैं कॉपीराइट की, आप ऑर्फन वर्क को यूज कर सकते हैं लेकिन कॉपीराइट के अंदर। और अगर आपको इस चीजों को देखना है कि क्या क्या कॉपीराइट की पूरे रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो आप कॉपीराइट ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है।
Copyright ownership may also be subject to legal agreements such as research, funding or publishing agreement, or it can be transferred or assigned to a third party, जो मैंने बताया भी था कि आप ट्रांसफर भी कर सकते हो कॉपीराइट को। सो अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा गया है। सो इन ऑस्ट्रेलिया कॉपीराइट अप्लाइज टू मटेरियल एज सून इट इज क्रिएटेड। जैसे अगर हम ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल लें तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि कॉपीराइट जो है वहां पर क्या है, जो कॉपीराइट है कोई भी मटेरियल कोई भी चीज जैसी बनती है, जैसी उसको क्रिएट कर दिया जाता है वैसी उस पर कॉपीराइट लग जाता है। तो उस केस में जो भी वर्क जो भी ओनर है उसका वहां पर उनके राइट्स रिजर्व हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही मटेरियल बना वैसे ही उस पर कॉपीराइट लग गया। सो यहाँ पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है अपने वर्क की, और उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सो यू डो नॉट नीड टू रजिस्टर और पब्लिश मटेरियल फॉर योर वर्क टू बी प्रोटेक्टेड और टू एजर्ट योर ओनरशिप। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रजिस्टर या पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका आइटम या मटेरियल बन जाता है उस केस में आपका जो वो चीज है, जो मटेरियल है, वो कॉपीराइट उस पर अप्लाई हो जाता है। कोई भी थर्ड पार्टी उसको यूज नहीं कर सकती है आपके अप्रूवल के बिना, और सारे राइट जो कि कॉपीराइट ओनर को मिलते हैं वो आपको भी मिल जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।